हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब का 10वां चैप्टर नारी शक्ति की प्रतीक। इस चैप्टर में जो भगिनी निवेदिता हैं उनके बारे में बताया गया है और बताया गया है कि वो नारी शक्ति की प्रतीक थी। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ काम किया, हालांकि वो विदेशी थी। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। तो हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत साहसिक कार्य किए, बहुत वीरतापूर्ण कार्य किए, लेकिन एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो काम किया वो बहुत अनूठा है, अनोखा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। तो जो भगिनी निवेदिता थी वो स्वामी विवेकानंद से बहुत अधिक प्रभावित थी। तो स्वामी विवेकानंद ने उनको बुलाया था भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, तो वो भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। तो उनका जन्म हुआ था आयरलैंड में। तो भगिनी निवेदिता का जन्म हुआ था आयरलैंड में, परंतु उन्होंने हमारे जो देश है भारत है उसको ही अपनी मातृभूमि समझा। उनको ऐसा लगा कि वो अपनी मातृभूमि में हैं, तो उनको भारत अपनी मातृभूमि के समान प्रतीत हुआ और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। तो उन्होंने भारत में रहकर ही भारत के लिए काम किया, भारत की जो महिलाएं उन्हें शिक्षित किया और स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे क्रांतिकारी होते हैं उसी तरह उन्होंने भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। तो उनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण है उनके नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। तो जो इनके नाना थे उन्होंने आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। मार्गरेट की शिक्षा जो हुई थी, एजुकेशन हुई थी, वो लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई थी। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। तो जो ये मार्गरेट हैं इनको शिक्षण का कार्य, पढ़ाने का कार्य बहुत अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। तो जब ये 17 साल की थी, खाली 17 साल की हुई, तभी इन्होंने क्या किया, एक विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। वो स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। तो जो इनकी पद्धति थी, जिस तरह से इन्होंने शिक्षा दी, अपनी जो इनकी पद्धति थी उसी हिसाब से उन्होंने शिक्षा दी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। तो धर्म में इनकी रुचि थी, तो धर्म को वो मानती थी अपने, इसलिए वो चर्च में भी जाती थीं तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थीं। तो इनका जो सारा समय था वो अध्ययन में, चिंतन मनन में और सत्य की खोज में ही लगा रहता था। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। तभी क्या हुआ, एक घटना घटती है जो कि उनके जीवन को एक नया मोड़ देती है। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। तो एक सन्यासी थे जिनका लंदन में आना हुआ, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो कि भारत के थे वो लंदन गए, वहाँ पर ये निवेदिता थी उनसे मिले। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। तो जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में बहुत अच्छा काम किया था, उसमें भाग लिया था और उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी। तो उनके मित्रों ने आग्रह किया, उनसे विनती की कि वो इंग्लैंड आए। तो वो इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। तो जो मार्गरेट निवेदिता थी उनकी पहली मुलाकात, जो भगिनी निवेदिता थी उनकी पहली मुलाकात लंदन में स्वामी विवेकानंद से हुई थी, जब ये लंदन गए थे अपने मित्रों के बुलाने पर। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना।
तो जो भगिनी निवेदिता थी उन्होंने स्वामी जी के जो प्रवचन थे वो सुने, उनसे वाद विवाद किया, जो चीज़ उनको समझ में नहीं आई उसके बारे में पूछा, तर्क वितर्क किया। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गई, जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने उनके सवालों का अच्छे से जवाब दिया। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गई तो उन्होंने उनको अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। तो स्वामी जी ने उनको भारत आने का न्योता दिया, निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। तो भारत आकर वो बहुत अधिक प्रसन्न हुई। बेगंगा के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी। तो वो गंगा के किनारे जो बेलूर मठ है वहीं पर एक कुटिया में 2 और महिलाएं थी, अमेरिकन महिलाएं, उनके साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की क्या थी, शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया, आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें। तो जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने ही उनको नाम दिया था निवेदिता और उनसे आग्रह किया, उनसे विनती की कि वो भगवान और भारत माता के चरणों में ही क्या करें, अपना सारा जीवन अर्पित कर दें, लगा दें। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। तो जो भगिनी निवेदिता थी उन्होंने क्या किया, जो विवेकानंद के उपदेश थे उनको लोगों तक पहुंचाया और कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल का आरंभ भी किया, स्कूल को भी खोला। वह छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया करती थी। तो वो क्या करती थी, जो छोटी छोटी लड़कियां होती थी उनको पढ़ाने लिखाने का काम भी करती थी, साथ साथ उनको और काम भी सिखाती थी, जैसे मिट्टी का काम करना, चित्रकारी करना, ये सब वो सिखाती थी। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। फिर क्या हुआ, कलकत्ता में महामारी फैल गई। जैसे इस समय फैली हुई है महामारी, उसी तरह उस समय भी महामारी फैलती थी। तो उन्होंने क्या किया, जो निवेदिता थी उन्होंने टोली बनाई, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया उसमें। फिर वो क्या करती थी, दिन रात जो महामारी के शिकार हो गए थे उनकी सेवा करती थी, उनकी भूख प्यास जो थी वो मिटाती थी और सेवा सफाई ये सब काम करती थी, रोगियों की चिकित्सा करती थी, उन्हें दवाइयाँ वगैरह देती थी, उनकी मदद करती थी। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। तो जो अंग्रेजी के समाचार पत्र थे उसमें उन्होंने मदद मांगी, अपील की कि वो मदद करें और इस तरह से उन्होंने धन भी इकट्ठा किया। वे लेखन कला व बोलने में निपुण थी। तो वो लिखने में, उनको लिखना बहुत अच्छा आता था और बोलने में भी काफ़ी निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रहीं। तो उनकी जो बोलने की शक्ति थी उससे क्या हुआ, बड़े बड़े जो समूह थे वो भी इनसे बहुत अधिक प्रभावित होते थे, अपनी जो बात थी वो बहुत अच्छे से रख पाती थी। निवेदिता ने जब अंग्रेज़ों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। तो निवेदिता ने जब देखा कि भारत के जो लोग हैं उनको अंग्रेज़ लोग किस तरह से परेशान करते हैं, उनका जो व्यवहार है उनके प्रति अच्छा नहीं है भारतीयों के प्रति अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने पूरी ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन किया। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया, उनको पसंद नहीं था कि बंगाल का विभाजन हो। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी। तो जगदीश चंद्र बोस की जो उपलब्धियां थी, उन्होंने जो काम किया था वो पूरे विश्व पटल पर रखा, मतलब पूरे संसार को उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। और महर्षि अरविंद जब जेल गए उसके बाद उन्होंने उनके कर्मयोगी पत्र के लिए लिखने का कार्य भी किया। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थीं। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। तो उनको जो भारतीय स्त्रियां हैं वो काफ़ी अच्छी लगती थी, उन्हें बहुत प्रभावित करती थी। उनमें जो लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा का जो भाव होता है,
ये सब चीज़ें देखकर निष्ठावान और ममत्व मतलब जो और लोग होते हैं उनके प्रति जो उनका प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है, इन सब चीज़ों को देखकर वो बहुत अधिक प्रभावित होती थीं। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। तो वो क्या करती थी, महिलाओं के पास जाती थी, फिर वो लक्ष्मीबाई अहिल्याबाई इनके जो वीरतापूर्ण काम थे वो उनको बताती थी। उनकी दृष्टि जात प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी, तो ये जात पात आदि को नहीं मानती थी। और भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी हैं। तो जो भगिनी निवेदिता थी, भारत को उन्होंने पूरी तरह से अपना लिया था और कभी उन्होंने ये किसी को अनुभव नहीं होने दिया कि वो विदेशी हैं। तो उनको देखकर लगता था कि वो भारत की ही रहने वाली हैं। उन्होंने भारत के लिए जो कार्य किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। वह भी स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। तो जिस तरह से विवेकानंद थे वो बहुत छोटी उम्र में चल बसे थे, 44 साल की अल्पायु में ही चले गए थे, इसी तरह इनकी मृत्यु भी 44 साल की उम्र में हो गई थी। और जो वेद की पावन ऋचा है उसको वो हमेशा याद करती थी और इस संसार से वो हमेशा के लिए अलविदा हो गई, चली गई। तो जो ऋग्वेद की पावन ऋचाएँ हैं, पवित्र ऋचाएँ हैं, उसमें जो श्लोक है वो है अस्तोमा सद्गमेहा तमसोमा ज्योतिर्गमेहा प्रत्योमा अमृतम गमेहा। तो अस्तोमा सद्गमेहा, तो हे प्रभु मुझे अस्तोमा असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तमसोमा ज्योतिर्गमेहा, और तमसो माने तमसह माने अंधकार से, और ज्योति माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्युमा अमृतम गमया, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में जो भगिनी निवेदिता हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये विदेशी महिला थी जो कि विवेकानंद के कहने पर भारत आई थी। इन्होंने भारत की जो महिलाएं थी उनके लिए काफ़ी काम किया और भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इनकी जो मृत्यु थी वो 44 वर्ष की अल्पायु में हो गई थी, काफ़ी छोटी उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो विवेकानंद थे वो भी काफ़ी छोटी उम्र में चल बसे थे, उनकी मृत्यु भी 44 साल की उम्र में हो गई थी। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।